हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले की वीडियोस में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और आफ्टर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टुडे वी आर गोइंग टू ड्राइव द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना चार्ज अब स्टोर करेगा, वो जो वैल्यू है, जो डेरिवेशन है, वो आज हम करेंगे। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जो सिंबल हमने देखा था कि कैसे यूज करते हैं। दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। एक प्लेट को ऐसे दिखाते हैं, ये वायर है जिसके थ्रू हम चार्ज देने वाले हैं इसको, और दूसरी तरफ सेकंड प्लेट को हम अर्थिंग कर देते हैं। इस तरीके से सर्किट में हम दिखाते हैं। इसको हमने चार्ज दिया जिसकी वजह से यहां चार्ज इंड्यूस हुआ, और मान लेते हैं दोनों के बीच का जो गैप है प्लेट के बीच का वो कितना है, d। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगी, चार्ज है, क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास। ये प्लेट मान लेते हैं P और ये प्लेट मान लेते हैं Q। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास। क्या लिखेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स P एंड Q। दो प्लेट है इसमें, एक P है एक Q है। कितने डिफरेंस से सेपरेटेड है? सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d से उनको सेपरेट किया गया है। द प्लेट P इज चार्ज, प्लेट P को तो चार्ज किया गया है। द प्लेट P इज चार्ज, लेकिन जो Q है वो चार्ज अपने आप हुई है। किसकी वजह से? पोलराइजेशन की वजह से। और हम ये भी कह सकते हैं जो प्लेट Q है उसको हमने क्या किया है, अर्थ के साथ कनेक्ट किया। द प्लेट P इज चार्ज एंड प्लेट Q इज कनेक्टेड टू अर्थ। उसको अर्थ के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी हम लिख देते हैं। नाउ there is a electric field having direction from P to Q। ये डायरेक्शन है P से Q की तरफ। एज जो हमने अब तक पढ़ा, अब तक की स्टडी से क्या पढ़ा? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन में V। ये हमने पढ़ा हुआ था। आगे देखो हम कैसे करेंगे। प्लेट है, प्लेट का सरफेस है, सरफेस पे अपने चार्ज दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कितना चार्ज दे रखा है आपने यहाँ पर, देन Q किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। अगर प्लेट का एरिया A हो और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज आपने दे रखा होगा। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमें जनरली करना क्या है, कैपेसिटेंस जो है दो टर्म्स में आपके पास Q और V, दोनों का हमें नहीं पता। ना हमें यहाँ Q पता है, ना हमें V पता है। पता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, D का पता है, चार्ज है यहाँ पर। तो हमें C के वैल्यू को उन टर्म्स में निकालना है जो टर्म्स हमें गिवन है, क्योंकि Q और V तो पता नहीं था, तो इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है इन द टर्म ऑफ दोज क्वांटिटीज व्हिच आर गिवन ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले Q की निकाली। प्लेट है तो प्लेट का एरिया मेजर हो सकता है, चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो। तो फिर हमने Q तो निकाल लिया, अब V की वैल्यू निकालनी है। नाउ देखिए E भी है और D भी है। E और D
आपको पता है जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, पोटेंशियल। तो आप लिखोगे एज V इक्वल्स टू E इंटू डी। कहाँ से आया ये आया आपका वो फॉर्मूला जो आपने किया था, E इज इक्वल्स टू dV बाय dr। उसको आपने जनरलाइज कर दिया, ये स्मॉल वैल्यूज को आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आ गया, V इक्वल्स टू E इंटू डी। R को हमने D लिखा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास। लेकिन V की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, E और D तो आ जाएगा, पर E की वैल्यू भी तो आपको पुट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद लिखोगे एज V इज इक्वल्स टू ED, देन कैपेसिटेंस इज, पहले फिलहाल ये वैल्यू पुट करो। C क्या है आपके पास, Q की जगह रखा आपने सिग्मा इंटू A, V की जगह रखा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। नाउ एज इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होनी चाहिए, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आप वैल्यू पुट करिए। नाउ C इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A, इसकी वैल्यू सिग्मा एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ये D आ गया, कट गया ना, क्योंकि हमें पता नहीं था सरफेस चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो इसका कटना ही सही था हमारे पास। अब जो चीज रह गई है फॉर्मूले वो सब हमें पता है, गैप आपको पता है, एरिया प्लेट का हमें पता होगा हमने किस एरिया की प्लेट ली, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो अब जो वैल्यू आई निकल के C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये उन टर्म्स में आ गई जिनकी हेल्प से आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि कितना कैपेसिटेंस होगा किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। फॉर्मूला यही था, लेकिन इसको हमने उन टर्म्स में निकाल लिया जो टर्म्स हमारे लिए इजीली फाइंडेबल हो, जो इजीली गिवन और फाइंड की जा सकती हो। ठीक है, अगर इनकी जगह इनमें से कोई दे रखी होगी तो आप ये इंटरमीडिएट की कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे E दे दिया, एरिया दे दिया, सिग्मा दे दिया, D दे दिया, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर लो। ठीक है, ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। क्या हो अगर इन दो प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, दो प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर वो रख दें तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है, ऊपर लिख दिया मैंने, आपने कोई मीडियम रख दिया डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा, पोलराइज होगा। पोलराइज होगा तो ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आ गया और इस तरफ आ गया। अब इस रीअरेंजमेंट की वजह से इसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव ई डैश। लेकिन जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है और जो इसकी डायरेक्शन आई वो इस तरफ आई, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो पहले से ज्यादा इंक्रीज होएगी और पहले से कम हो जाएगी, देन आंसर इज डिक्रीज होगी, जीरो नहीं होगी। उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ना पैदा कर रहे हैं जितनी ये पैदा कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मीडियम हमने रखा है डाइइलेक्ट्रिक, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू है जो इस मेन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर 100 है तो ये कितनी है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, तो माइनस उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे लिखेंगे कि इफ वी पुट a डाइइलेक्ट्रिक, अगर हम एक डाइइलेक्ट्रिक जो है रखते हैं बिटवीन प्लेट्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूज हो जाएंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले से, बिकम वीक बिकॉज a स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यह कह सकते हैं बिकॉज डाइइलेक्ट्रिक, फॉर्म a electric field in opposite direction। डाइइलेक्ट्रिक भी एक
इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक हो जाती है। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो तो फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के कर चुके हैं, तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, E अपॉन में K। जैसे आप फोर्स निकालते थे, एप्सिलॉन नॉट निकालते, तो ऐसे जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी पुराने वाली से। कितनी कम होगी, K फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। अगर K फैक्टर से डिवाइड करके ये वैल्यू आती है हमारे पास, तो हम देखिए ये चीज देखिए, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला, नाउ C इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन में E D, ये था पहले वाला फॉर्मूला। लेकिन अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है E डैश, तो हमने यहाँ पर लगा दिया E डैश। वैल्यू पुट करें इसकी, सिग्मा A, इसकी जगह रखा E D और एक फैक्टर क्या आ गया, K आ गया। दोबारा E की वैल्यू पुट करोगे, K सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट, नीचे सिग्मा आएगा D, ये कट गया, आंसर आया K A एप्सिलॉन नॉट D। इसको भी C डैश करो। क्या डिफरेंस आया, बिना डाइलेक्ट्रिक प्लेट के जो कैपेसिटेंस था वो ये था, डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाने के बाद कैपेसिटेंस में एक नया फैक्टर ऐड हो गया, वो क्या हो गया, K। कुछ चीज मल्टीप्लाई हुई है, मल्टीप्लाई हुई है तो यानी कि C की वैल्यू पहले से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो याद रखना, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप अंदर रखोगे प्लेट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से वीक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुई तो यानी कि पोटेंशियल वीक हो गया, और पोटेंशियल वीक होता है तो हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आ गया, फिर देख लो इसके और इसके वैल्यू में एक नया फैक्टर जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, तो वैल्यू क्या हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है K की वैल्यू, तो इसलिए हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीज ही रहेगी आपके पास। ठीक है, तो E डैश जो है, हाँ इसको E डैश मत लिखो, फिर आप E डैश को हमने नेट लिख दिया। E डैश जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पर। इसको आप कुछ भी वैल्यू दे दो, मान लो इसको हमने E2 दे दिया, जो उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो वैसे आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कि ये बताइए अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें तो कैपेसिटेंस कितना होगा। फॉर्मूला जो आपके पास है वो ये है, डिस्टेंस अगर हाफ करोगे, D को अगर हाफ करोगे, प्लेट को आधे डिस्टेंस पे ले आओगे, तो C क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो आप इजीली पता लगा ही सकते हो, D को अगर हाफ किया तो C क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर D को कर दें 0, D को अगर 0 करें तो C क्या होगा, इंफिनिटी। कैसे, आपने दोनों प्लेट को जोड़ दिया, जोड़ने का मीनिंग है कि अब ये ऐसे हो गई, यहां से आप चार्ज दे रहे हो और यहां से आपने इसको अर्थिंग कर रखा है, ये तो अर्थिंग है, तो आप जो चार्ज दे रहे हो वो सीधा सीधा कहाँ जा रहा है, अर्थ में जा रहा है, तो अर्थ में चार्ज जाता रहेगा, कभी पेट भरेगा ही नहीं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे आपको बताया था कि आप बाल्टी में पानी डालते हो तो स्टोर हो रहा है ना, लेकिन अगर आप बाल्टी को नीचे, बाल्टी की तली नीचे से, बकेट की तली नीचे से काट दोगे तो आप ऊपर से पानी डालते रहो, क्या कभी बाल्टी भरने वाली है, नो। सेम चीज यहाँ हो गई, तो बाल्टी की लिमिट कितनी हो गई, इन्फिनिटी। वही सेम चीज यहाँ पर है, अगर दोनों प्लेटों को आपने कंबाइन कर दिया, डिस्टेंस 0 हो गया, तो अर्थिंग जुड़ी हुई है साथ में, आप यहाँ से चार्ज दो, वो अर्थ में जाता रहेगा, आप देते रहना, चार्ज कभी खत्म ही नहीं होगा। वो कभी ये कहेगा ही नहीं कि जी बस जी मेरा पेट भर गया है, क्यों, क्योंकि चार्ज तो सीधा अर्थ में जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस 0 हो जाए तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। लेकिन अगर डिस्टेंस आपने इन्फिनिटी कर दिया तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, 0। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर गैप ही आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर इन्फिनिटी क्या हो जाती है, 0। एक प्लेट की नहीं, एक प्लेट तो फिर भी कुछ रखेगा, कंबाइन बात हो रही है पैरेलल प्लेट की। ठीक है, और कई बार उठा के दे देते हैं कि जैसे ये बताओ जी कि रेडियस को डबल कर दे, तो आप देखोगे रेडियस तो फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं। तो फिर अब अगर ध्यान से देखो तो ये है एरिया प्लेट का,
तो एरिया प्लेट का होगा पाई आर स्क्वायर। प्लेट को जो है यहाँ पर आप एक राउंड शेप में अगर मान के चलो, क्योंकि एरिया अगर बोला है तो इसका मीनिंग है आपको जो शेप है वो प्लेट की रेक्टेंगल ना लेके उन्होंने किसी तरीके से राउंड में प्लेट ली है, ऐसे राउंड में, तो उसका जो एरिया है तो उसकी रेडियस भी है। और आपको पता है क्या फॉर्मूला बनता है, C = पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट d। सर्कुलर शेप की प्लेट है अगर आपके पास, तो r को अगर डबल करोगे तो ये तो स्क्वायर है तो 4 गुना हो जाएगा, तो C क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। आज हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया है तो आपने इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेना।